अभी तक आपको मानक परिस्थितियों में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने का तरीका बताया गया। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके मानक परिस्थितियां अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोलर धातु आयनों की सांद्रता, इन परिस्थितियों में मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट की गणना करना आपको बताया गया। यदि मानक परिस्थितियां न हो, जैसे तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अतिरिक्त कुछ हो और धातु आयनों की सांद्रता भी 1 मोलर न होकर कुछ कम हो, तो उन परिस्थितियों में हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नर्स्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे नर्स्ट समीकरण कहते हैं। आज हम नर्स्ट समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जो बताया गया उसमें अपचयन अभिक्रियाओं को आधार मानकर इलेक्ट्रोड विभव की गणना की गई थी। अपचयन, मान लीजिए किसी धातु आयन का अपचयन करते हुए एक इलेक्ट्रोड की समीकरण इस प्रकार है, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m, ये Mn प्लस एक्वस सॉल्यूशन में है और ये m ये सॉलिड स्टेट में है। यह जो समीकरण है ये अपचयन की समीकरण है। इस समीकरण के लिए नर्स्ट ने जो नर्स्ट समीकरण प्रस्तुत किया वो कुछ इस प्रकार है, E इज इक्वल टू E। अब यहाँ पर E जो हम गणना करते हैं वो अपचयन समीकरण के आधार पर तो हम लिख सकते हैं E Mn प्लस ऑब्लिक M, अर्थात ये Mn प्लस चेंज हो रहा है M में, और यहाँ ये E नॉट नहीं है, किसी विशेष तापमान पर या किसी विशेष सांद्रता पर है E, तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस ऑब्लिक M माइनस RT अपान NF नेचुरल लॉग ln। प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन M, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन Mn प्लस का मोलर कंसंट्रेशन, ये नर्स्ट समीकरण है। नर्स्ट समीकरण में यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज हो सकता है। किसी धातु का ठोस अवस्था में मोलर कंसंट्रेशन एकांक या यूनिट माना जाता है, एक माना जाता है, तो नर्स्ट समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, E Mn प्लस ऑब्लिक M इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस ऑब्लिक M माइनस RT अपान NF नेचुरल लॉग ln 1 अपान Mn प्लस की मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ M ये 1 लिख दिया गया क्योंकि ठोस अवस्था में किसी भी पदार्थ की मोलर सांद्रता, अब जब ठोस पदार्थ है तो विलयन ही नहीं है, तो उसकी सांद्रता एकांक मान करके ये समीकरण लिख दिया गया। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आए हैं ये कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ E सेल का तापमान T, परमताप T और धातु आयन मोलर सांद्रता, यहाँ पर Mn प्लस की मोलर सांद्रता है, एकांक नहीं है, कुछ और सांद्रता हो सकती है। तो इस सांद्रता पर और इस टेम्परेचर पर, एक विशेष तापमान और विशेष कंसंट्रेशन पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। E नॉट की वैल्यू जो है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। R गैस कांस्टेंट है, T परमताप है, N ये मेटल आयन
मेटल आयन जितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये बना हुआ है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Mn+ बनेगा। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक परमाणु के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। F ये फैराडे कांस्टेंट है और ये नेचुरल लॉग है 1/Mn+। ये पूर्ण समीकरण है, नर्स समीकरण। इसमें जो ये वैल्यूज आई है, क्योंकि R का मान गैस स्थिरांक के रूप में लिखना है और ये ऊर्जा का टर्म्स है, ऊर्जा के टर्म्स में जब लिखेंगे तो जूल के संदर्भ में लिखेंगे। ये R का मान होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T परमताप है तो T जो है स्मॉल लेटर t में 273 जोड़ देंगे। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये जो एटम है परमाणु m द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और F ये फैराडे कांस्टेंट है। फैराडे कांस्टेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है, जिसका मान 96,500 कूलाम होता है। इसका मान 96,500 कूलाम, या कभी कभी कुछ किताबों में 96,485 कूलाम ये कैलकुलेट करके लिख दिया जाता है। ये मान प्रायः जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें दिया रहता है, तो आपको ये मान जानना होगा न्यूमेरिकल हल करने के लिए। ये नर्स्ट इक्वेशन है, शेष बातें हम हटा करके जो यहाँ लिखे हैं इसको समझाने के लिए था यहाँ पर इस तरह से। अब इसमें हम और कुछ डेरिवेशन कर सकते हैं, जैसे जब हम नेचुरल लॉग को बेस 10 में चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं इसी समीकरण को EMn+/m इज इक्वल टू E0 Mn+/m माइनस RT। अब यहाँ देखिए जो नेचुरल लॉग है इसको बेस 10 में चेंज करेंगे तो गुणांक 2.303 ये गुणा कर देते हैं और इंटू RT/NF। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग हट जाएगा, ये गुणांक था, इसका गुणा करने पर नेचुरल लॉग ln हट करके बेस 10 पर हो जाएगा। तो लॉग बेस 10 पर 1/Mn+ की मोलर कंसंट्रेशन। यदि इस समीकरण में हम R का मान, T का मान और F का मान तीनों का मान रख दें और 2.303 का गुणा कर दें तो यह समीकरण इस प्रकार लिखी जा सकती है EMn+/m इज इक्वल टू E0 Mn+/m माइनस, जब यहाँ गुणा करेंगे ये 2.303 R की वैल्यू 8.341 और T की वैल्यू मान लीजिए केल्विन पर हम रख दें और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 298 केल्विन, और F की वैल्यू 96,500 ये रख दें तो जो वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन n। n जो है ये किसी भी मेटल आइटम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये लॉग बेस 10 पर 1/Mn+ की मोलर कंसंट्रेशन है। ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ ये नर्स्ट समीकरण का थोड़ा सरल रूप है। अब हम यहाँ पर पहले समीकरण पर आएंगे। यहाँ जो M और N+ का जो रेशियो था, M तथा N+ का रेशियो, इसको हम अभिक्रिया भागफल Q कह सकते हैं। Q रिएक्शन कोसेंट, अभिक्रिया भागफल किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में यदि साम्य अवस्था है तो उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता
उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता का जो ये अनुपात है, इसे हम Q से निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं M की मोलर कंसंट्रेशन अपान MN प्लस की मोलर कंसंट्रेशन। अब आपको पहले बताया गया कि M की मोलर कंसंट्रेशन चूंकि सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ये 1/mn प्लस हो जाएगा। या इसी को थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए, ये Mn प्लस है, इसका अपचयन होता है तो ये M सॉलिड स्टेट प्राप्त होता है। इसका मतलब ये M जो है यह रिड्यूस्ड फॉर्म है। रिड्यूस्ड फॉर्म अपचयित रूप है, अपचयन के पश्चात बना हुआ है। और यदि इसका ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये उल्टा बोल गया, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो चूंकि इन दोनों का अनुपात है M/Mn प्लस, तो हम लिख सकते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म का, इसको संक्षेप में RED लिख के कंसंट्रेशन का ये चिन्ह लगा देते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन अपान ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन, इस तरह से हम यहाँ पर ये रेशियो लिख सकते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये Q, यहाँ पर हम सबको, ये सभी वैल्यूज को इस तरह से मिटा करके हम चाहें तो इसको Q लिख सकते हैं, ln Q। ये थोड़ा सा सरल रूप है। Mn प्लस M अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन परिस्थितियों में, तापमान T और मोलर सांद्रता कुछ और हो, एक न हो, ये होगा बराबर E0 माइनस RT/NF ln Q। ln मीन्स नेचुरल लॉग Q, और Q जो है ये M/Mn प्लस हो सकता है, या रिड्यूस्ड स्टेट अपान ऑक्सीडाइज्ड स्टेट हो सकता है, या प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ये रेशियो हो सकता है। इनमें से किसी भी रूप में आपके सामने न्यूमेरिकल आ सकता है। आप जहाँ Q लिखे हैं वहाँ पर ये अथवा ये, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। कभी कभी कुछ इलेक्ट्रोडों पर जिसमें गैसीय अभिकारक होता है तो उसे गैसीय इलेक्ट्रोड कहेंगे। वहाँ पर जो ये सांद्रता लिखी गई है उसके लिए हम सांद्रता का टर्म हटाकर प्रेशर का टर्म यूज करते हैं, अर्थात वहाँ पर गैस का दाब लिख देते हैं। इलेक्ट्रोड कई प्रकार के होते हैं, हम कुछ इलेक्ट्रोडों की चर्चा यहाँ करना चाहेंगे। अब ये समीकरण आपको याद करना होगा, ये तो मूल रूप से लिखा गया था, इसका डिराइव्ड फॉर्म ये है, और जो नेचुरल लॉग को हटाकर बेस 10 के रूप में लिखा गया तो ये समीकरण था। इन पर आप थोड़ा अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम कुछ इलेक्ट्रोडों पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। इलेक्ट्रोड कुछ तरह के, कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है, मान लीजिए धातु इलेक्ट्रोड। धातु इलेक्ट्रोड या मेटल इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? जब किसी इलेक्ट्रोड में धातु आयनों, मेटल आयंस और ठोस अवस्था के मध्य साम्य अवस्था पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया, तो ये मेटल इलेक्ट्रोड के लिए था। मेटल इलेक्ट्रोड में इस तरह की समीकरण होगी, तो उसमें आप ये Q के स्थान पर M/Mn प्लस रख कर कैलकुलेशन करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कॉपर है तो Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu सॉलिड स्टेट, ये था एक्वस। तो ये जो इलेक्ट्रोड था उसको, जो इसकी पहले भी चर्चा की गई है, यह कॉपर इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड है। दूसरा गैस इलेक्ट्रोड, कभी कभी इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो गैस इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे?
इलेक्ट्रोड। जब कभी किसी गैसीय पदार्थ जैसे हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, किसी निष्क्रिय धातु जैसे प्लेटिनम की सतह पर इसे अधिशोषित कराकर और किसी एसिड का विलयन हो या क्लोराइड आयनों की सांद्रता उसमें हो, तो यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2 का चेंज हो रहा है, H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बराबर 2H प्लस, यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया है। तो यदि ये गैसीय अवस्था है तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को गैस इलेक्ट्रोड कहते हैं। या हम यहाँ पर दूसरा भी लिख सकते हैं समीकरण, जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रोड अगर है, ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए था, तो यदि क्लोरीन इलेक्ट्रोड हो तो हम लिख सकते हैं कि Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक गड़बड़ी हो गई, इसको सुधारने की जरूरत है। ये H2 वाला समीकरण गलत लिख उठा है, यहाँ लिखा जाएगा ऐसे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अपचयन की समीकरण है, इसको ऐसे लिखेंगे बराबर H2। तो ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। अगर हम क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में लिखें तो लिख सकते हैं Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बराबर 2Cl माइनस। तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जैसे ये प्रोडक्ट Cl माइनस है और रिएक्टेंट Cl2 है, Cl माइनस का कंसंट्रेशन अगर इसका हमें प्रयोग करना हो इस समीकरण में तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट का Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू Cl माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान, यहाँ जो 2 गुणांक है वो स्क्वायर के टर्म्स में होगा, और Cl2 ये PCl2 अर्थात क्लोरीन गैस का दाब हम Q के स्थान पर Cl माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपान PCl2 रख कर गणना करेंगे। ये दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड, जहां पर हम गैसीय पदार्थों के दाब का प्रयोग करके नर्स समीकरण के द्वारा किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। तीसरा जो है ये कभी कभी ऑक्सीकृत और अपचयित अवस्था उसको कहते हैं, जिस जैसे तीसरा है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में एक पदार्थ का रिडक्शन और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड हो Fe प्लस 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 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe प्लस प्लस। अब यहाँ पर दोनों आयन ही हैं, दोनों की सांद्रता होगी, तो एक पदार्थ रिड्यूस्ड स्टेट है ये और दूसरा ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है। तो इन दोनों स्टेट्स के मध्य अगर साम्यावस्था है तो ऐसे इलेक्ट्रोड को रिडॉक्स इलेक्ट्रोड कहेंगे। यहाँ पर रिड्यूस्ड स्टेट और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट इनका मान रखकर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। चौथा जो इलेक्ट्रोड का प्रकार है वो अविलेय लवण इलेक्ट्रोड। ये कुछ अलग प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है जिसमें किसी निष्क्रिय धातु जैसे प्लेटिनम की सतह पर कोई अविलेय लवण अधिशोषित होता है और विलयन में कोई आयन उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड हम सिल्वर क्लोराइड का इलेक्ट्रोड समझाएंगे कि सिल्वर की सतह पर अगर AgCl ये सॉलिड स्टेट में हो और विलयन में यहाँ पर क्लोराइड आयन उपस्थित हो तो इस तरह का इलेक्ट्रोड अविलेय लवण इलेक्ट्रोड कहलाएगा। इसमें इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी, जैसे AgCl ये सॉलिड है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यहाँ सभी समीकरण अपचयन के रूप में लिखी जा रही हैं, धातु इलेक्ट्रोड या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड या अविलेय लवण इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूंकि ग्रहण किया गया तो जो समीकरण प्राप्त हुई Ag सॉलिड और प्लस Cl माइनस।
अब यदि इस समीकरण में हम नष्ट समीकरण में यदि हम Q के मान में इन पदार्थों का मान रखें तो हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू Ag सॉलिड की सांद्रता और इंटू Cl माइनस की सांद्रता अपान ये AgCl सॉलिड की सांद्रता। चूंकि ये भी पदार्थ सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सॉलिड की सांद्रता अगर है तो उसको एकांक मानते हैं, तो हम लिखेंगे Q ये बराबर Cl माइनस की सांद्रता। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एकांक होने के कारण, तो ये Q इक्वल टू Cl माइनस। इस तरह का मान रख कर हम कैलकुलेशन करेंगे। आइए अब हम डेनियल सेल के रिएक्शन के लिए नर्स समीकरण का डेरिवेशन देखते हैं। डेनियल सेल के लिए नर्स समीकरण का डेरिवेशन। आपको डेनियल सेल के बारे में क्या बताया गया है? डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो जिंक इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और वह एनोड की भांति कार्य करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो टोटल उसका इक्वेशन होता है Zn और प्लस Cu प्लस प्लस इज इक्वल टू Zn प्लस 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 Cu। यहाँ ध्यान दीजिए, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिंक आयनों में चेंज होता है, और कॉपर आयन ये अपचयन होता है इसका और कॉपर मेटल बनता है। तो ये दो पदार्थों के बीच ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया होती है। हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर नष्ट समीकरण लागू कर सकते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए अगर हम लिखें नष्ट समीकरण तो लिख सकते हैं इस तरह से, Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn ये अपचयन की अभिक्रिया है और इज इक्वल टू E नॉट Zn प्लस प्लस अपान Zn माइनस RT अपान NF। यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण किया गया। RT अपान 2F नेचुरल लॉग। अब देखिए यहाँ पर जिंक का ये अपचयन हो रहा है, तो Zn आयन जिंक के परमाणु में चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, जो Q की बात ln Q हमने आपको पिछला अभी बताया, ln Q में Q के स्थान पर प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे Zn की कंसंट्रेशन अपान Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन। और आपको हमने ये भी बताया कि चूंकि Zn सॉलिड स्टेट में है इसलिए इसकी सांद्रता को एकांक मानेंगे, यहाँ मिटा करके 1 लिख देंगे इस तरह से। तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ये नष्ट इक्वेशन ये इस प्रकार होगी। इसी प्रकार से कॉपर इलेक्ट्रोड की अपचयन अभिक्रिया के लिए दिखाएं, यहाँ समीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के लिए ही दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT अपान 2F ln नेचुरल लॉग 1 अपान Cu प्लस प्लस की कंसंट्रेशन। अब ई सेल, ये चूंकि दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए ये अलग अलग नष्ट समीकरण लिखा गया। नष्ट समीकरण की एक विशेष बात है कि किसी विशेष इलेक्ट्रोड के लिए भी ये समीकरण लिखी जा सकती है और किसी गैल्वानी सेल के लिए जो EMF होता है उसके लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू, अगर हम पूरा ई सेल निकालें तो आप पढ़े हैं इसके पहले, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये पिछले वीडियो लेक्चर में आपको इस तरह का समीकरण बताया गया था।
ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ चूंकि ई नॉट नहीं है, ये मानक परिस्थितियों की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे ई सेल इज इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे। अब हम ये जो कैथोड और एनोड है, आपको बताया गया कि जिंक जो है यह एनोड की भांति कार्य करता है और कॉपर कैथोड की भांति कार्य करता है। तो ये कैथोड है CaTHODE और ये एनोड है, जिंक एनोड है। तो इन मानों को, ये ई का जो मान है इसे हम रखेंगे इस समीकरण में। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू कैथोड के लिए इसका जो ये मान है इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा ई नॉट कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर मेटल माइनस RT अपान 2F नेचुरल लॉग 1 अपान कॉपर आयनों की मोलर कंसंट्रेशन माइनस ई एनोड, ये एनोड के लिए जो वैल्यू है इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा ई नॉट Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT अपान 2F नेचुरल लॉग 1 अपान Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन। इस तरह से हम वैल्यूज रख देंगे। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो ई नॉट की वैल्यू है इकट्ठा करते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ई नॉट Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn, और फिर इस वैल्यूज को रखेंगे माइनस RT अपान 2F और Ln नेचुरल लॉग 1 अपान कॉपर आयनों का कंसंट्रेशन। तो इस तरह से ये रख देंगे और ये हो जाएगा। फिर यहाँ साइन है माइनस, ये चूंकि टोटल माइनस में था, ऐसे अगर हम देखें तो ये टोटल माइनस में ही था, तो ये तो माइनस में हमने यहाँ लिख दिया ई नॉट की वैल्यू, किंतु ये जो माइनस से माइनस होगा तो गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यह प्लस में वैल्यू रखेंगे प्लस RT अपान 2F नेचुरल लॉग 1 अपान Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन, ये वैल्यू है। इसको और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये जो मान है ये पूरा ई नॉट सेल लिखा जा सकता है। ये कॉपर इलेक्ट्रोड को कैथोड और जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड, यदि इनके ई नॉट की वैल्यू है ये दोनों, तो ई नॉट की वैल्यू का जो डिफरेंस है वह हो जाएगा कैथोड और एनोड का ई सेल, तो ये ई नॉट सेल हो गया। माइनस यहाँ पर माइनस RT अपान 2F हम कॉमन लेते हैं, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो जो वैल्यू होगी तो हम लिख सकते हैं इसको नेचुरल लॉग 1 अपान कॉपर आयनों का मोलर कंसंट्रेशन। फिर ये चूंकि माइनस ही कॉमन ले लिए तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस नेचुरल लॉग 1 अपान Zn की कंसंट्रेशन। जो लॉगरिथमिक नियम है वो नेगेटिव जो लॉग है वो 1 अपान जो Zn था वो Zn ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब हम पूरी समीकरण लिखते हैं ई सेल। ई सेल का मतलब हुआ कि किसी विशेष तापमान और विशेष सांद्रता पर सेल का, डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये मानक परिस्थिति में है, और माइनस RT अपान 2F नेचुरल लॉग Ln। अब ये Zn की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे Zn की कंसंट्रेशन अपान कॉपर की कंसंट्रेशन, कॉपर आयनों की कंसंट्रेशन। ये हमें सेल के विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए ये समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण में आप ध्यान दें
ये Q ln Q का जो मान है वह वही है जो होना चाहिए। जैसे इस समीकरण के लिए यदि हम Q का मान निकालें, यहाँ थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। Q इक्वल टू, इस समीकरण के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो हो जाएगा इक्वल टू Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन इंटू कापर सॉलिड की कंसंट्रेशन अपान Zn की कंसंट्रेशन अपान कापर आयनों की इंटू कापर आयनों की कंसंट्रेशन। हमने पहले बताया कि ये ठोस अवस्था में किसी पदार्थ की सांद्रता एकांक होती है, तो ये एकांक होने के कारण ये दोनों मान एक हो जाएंगे, ये हट जाएंगे, तो ये हो गया और यहाँ से भी ये हट गया। तो Q का मान जिंक आयनों की मोलर कंसंट्रेशन अपान कापर आयनों की मोलर कंसंट्रेशन, वही मान यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से हमें ई सेल की गणना के लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है। यहाँ विशेष बात है कि नर्स समीकरण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो नर्स समीकरण का प्रयोग दो स्थानों पर। पहला जो नर्स समीकरण का प्रयोग था, किसी इलेक्ट्रोड के ई की वैल्यू निकालने के लिए, ई अर्थात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा किसी गैल्वानी सेल के ई सेल जो यहाँ पर निकाला गया, इसकी गणना करने में भी इस तरह से इस समीकरण का प्रयोग होता है। तो दो तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। हम ई सेल की भी गणना कर सकते हैं और इलेक्ट्रोड विभव की भी गणना कर सकते हैं। अब हम नर्स समीकरण तथा किसी अभिक्रिया की साम्य स्थिरांक, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके मध्य क्या संबंध होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। नर्स समीकरण और साम्य स्थिरांक। आपको साम्य स्थिरांक की जानकारी रासायनिक साम्य के चैप्टर में दी जाएगी। यहाँ पर संक्षेप में इस बात को हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप अपनी पुस्तक भी देखेंगे, हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ जाए। नर्स समीकरण और साम्य स्थिरांक, ये अगला टॉपिक है आपकी बुक में। साम्य स्थिरांक को हम Kc से निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण है, A स्मॉल लेटर A गुणांक है, A ये रिएक्टेंट है, प्लस स्मॉल b कैपिटल B इज इक्वल टू, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल लेटर d कैपिटल लेटर D। यदि यह समीकरण हो तो साम्यावस्था पर उत्पादों की सांद्रताएं जो हैं उनको लिखेंगे कैपिटल C की कंसंट्रेशन टू पावर C इंटू कैपिटल D की कंसंट्रेशन टू पावर स्मॉल लेटर d अपान कैपिटल A की कंसंट्रेशन टू पावर स्मॉल a इंटू कैपिटल B की कंसंट्रेशन इंटू टू पावर स्मॉल लेटर b। ये जो रेशियो है, उत्पादों की सांद्रताओं का जो गुणनफल है और अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल है, ये जो अनुपात है, इसी को हम साम्यावस्था पर हम इसको Kc से निरूपित करते हैं। तो यहाँ आपको पढ़ना है नर्स समीकरण और साम्य स्थिरांक में संबंध। यदि हम डेनियल सेल का उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करें, डेनियल सेल के बारे में आपको बताया गया कि जिंक एक इलेक्ट्रोड था, जिंक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड था कापर इलेक्ट्रोड। यदि हम सेल से विद्युत धारा लें, यदि सेल का प्रयोग करें, तो आपको बताया गया था कि यहाँ जिंक आयन था और यहाँ पर कापर आयन था Cu++। यदि लगातार इस सेल से धारा ली जाए तो जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, और कापर आयनों की सांद्रता घटती जाएगी, यहाँ पर अपचयन होगा कापर आयनों का। यहाँ पर जिंक आयनों का निर्माण होता है और यहाँ पर कापर आयनों का का अपचयन होता है, अर्थात कापर धातु का निर्माण होता है। तो ये बढ़ेगा समय के साथ और ये घटेगा समय के साथ।
एक विशेष परिस्थिति पर जब सेल से धारा प्राप्त नहीं होगी, अर्थात उसका ईएमएफ या ई सेल बराबर 0 हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0, सॉरी ई सेल इज इक्वल टू 0, जब ये बढ़ेगा घटेगा तो ई नॉट सेल की बात ही नहीं है, यह वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस परिस्थिति को साम्यावस्था कहते हैं। यदि हम इस परिस्थिति में नर्स समीकरण लागू करें तो आपने नर्स समीकरण के बारे में पढ़ा है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, या यहाँ पर हम Q लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को Q लिख सकते हैं। और यदि यहाँ पर Q का मान थोड़ा समझकर, जैसे आपने अभी इसके पहले हमने लिखा था कि जिंक ये परमाणु जो है कॉपर आयनों से रिएक्शन करता है Cu++, तो बनता है Zn++ और प्लस Cu मेटल। ये कॉपर आयनों की सांद्रता घटेगी और जिंक की सांद्रता बढ़ेगी, तो अभिक्रिया आगे चलेगी और साम्यावस्था पर दोनों अभिक्रियाएं बराबर हो जाएंगी और इसका घटना और इसका बढ़ना दोनों क्रियाएं रुक जाएंगी, तो इन दोनों की सांद्रताएं स्थिर हो जाएंगी। अगर हम इस समीकरण के लिए यहाँ पर लिखें मान नर्स समीकरण का, तो Q के स्थान पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले बताया जा चुका है, Zn++ की सांद्रता अपान कॉपर आयनों की कंसंट्रेशन Cu++ की कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी अनुपात को, प्रोडक्ट की सांद्रता और रिएक्टेंट की सांद्रता के अनुपात को हम Kc कहते हैं। अभी इसकी चर्चा मैं कर रहा था। तो हम इसको, यदि ई सेल की वैल्यू 0 हो जाए साम्य की स्थिति में, यदि हम लिख दें 0 बराबर 0 बराबर ई नॉट सेल, तो लिखेंगे इज माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग Zn और कॉपर आयनों की सांद्रताओं का जो रेशियो है उसको Kc लिख सकते हैं, हमने पहले ही बताया नेचुरल लॉग Kc। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसको पक्षांतर करके लिख दें तो लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग Kc। ये समीकरण हमको प्राप्त होता है। इस समीकरण में Kc तथा ई नॉट सेल के मध्य संबंध प्रस्तुत किया गया है। ये Kc की गणना करना थोड़ा कठिन होता है, तो इस जो सेल था गैल्वानी सेल, डेनियल सेल, तो डेनियल सेल के ई नॉट सेल की सहायता से हम Kc की गणना यहाँ पर कर सकते हैं। यह इस समीकरण का उपयोग है Kc की गणना करने में। आज के लिए इतना ही। इसके पश्चात जो भी टॉपिक है उसको अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।